सपोज करो ये एक पेज है, ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेज, इट हैज वर्ड्स, अदरवाइज दैट्स अ पेज, व्हाट आर दोज वर्ड्स, सो थ्योरी, ठीक है। अभी ये पेजेस अगर मैं आपको बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे हाँ सर अगर आपने बनाए होंगे या आपने अरेंज किए हैं तो अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच डाली है। तो इस पेज को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, एज ए राइटर मैंने अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को अरेंज किया कि मुझे ये चीजें पढ़ानी है। सो माई आइडियाज गॉट अरेंज इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब अगर तुम्हें ये पढ़ने को मिलेगा, यू विल बी एबल टू रीड इट बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ स्ट्रक्चर। कहानी कैसे पढ़ते हो आप, कहानी कैसे शुरू होती है, कोई टेक्स्ट की कहानी ऐसे पढ़ी है आपने कि उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कहां से क्या चल रहा है, कोई हीरो नहीं है, या सिस्टमेटिक होती है? ऐसा हो सकता है दैट यू रीड थर्ड पेज फर्स्ट, देन यू रीड फर्स्ट पेज, then you go to 20th page, then you go to 50th page, then you again come to second page and you read the story, you understand the story. So what is the right method of reading the book? Page by page, line by line, the best reading, because when you go for line by line reading, you actually try to understand the structural approach, जो उसका structure है, क्योंकि किसने लिखा है line by line? Who wrote it line by line? Author. Why author wrote line by line? To communicate something. तो टेक्स्ट का मीनिंग यहां से नहीं आएगा फर्स्ट लाइन से, टेक्स्ट का मीनिंग लास्ट लाइन से भी नहीं आएगा। टेक्स्ट का मीनिंग कहां से आएगा? पूरे स्ट्रक्चर से, यहां से लेके यहां तक उसने क्या बात कही वो मीनिंग देगा आपको। दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, और आगे चल के बनेगा स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आएगा। ये एग्जांपल मैंने मजाक मजाक में बना लिया था। टी, व्हाट इज टी? चाय का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या है? कभी नेचुरल तरीके से चाय बनी देखी है आपने, कि पानी कहीं गर्म हो रहा था, अचानक से वहां पे गाय ने थोड़ा दूध ड्रॉप कर दिया और कहीं से चाय की पत्ती उड़ गई, कहीं से अचानक से शुगर की पत्तियां उड़ गई और अचानक चाय बन गई। डू वी हैव नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ टी? टी is not available in its natural existence. It is made, prepared. चाय आप बनाते हो. It means tea is structural meaning. Without structure, tea कुछ नहीं होता. अभी आपका जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, क्या क्या चाहिए चाय के लिए? सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है? चलो नहीं, हाँ बताओ, बोलो। ठीक है, लेट्स से वाटर, चाय पत्ती, शुगर, मिल्क, और आज सर्दी बहुत है, अदरक और लौंग इलायची और सौंफ। आई हेट सौंफ वाला चाय, आई हेट। उसको पूछो आशीष को, वहां पे नमक की चाय होती है, नमकीन चाय। इफ यू गो टू राजस्थान सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स, आपको चाय में नमक मिलेगा, नमक वाली चाय, पानी नमकीन है। चूरू वगैरह जाओगे ना, नागौर वगैरह। अब ये सारी चीजें, ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत बड़ी चीज है, कोई बेसिक एग्जांपल नहीं है ये, ठीक है। टी इज नॉट अवेलेबल, बट व्हेन यू अरेंज दीज थिंग्स, देन देयर आर सम अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल फायर, आपको आग चाहिए, उसके अंदर भी आपको क्या चाहिए होगा? अ लेवल ऑफ बॉइलिंग। आप उसको बॉइल भी करोगे अपने अपने लेवल के हिसाब से। So you need fire. Fire is also an ingredient now, component. Boiling is also required. Collectively, all these things together will give birth to a meaning. तो ऐसे ही किताब, टेक्स्ट में सब कुछ होता है और वो कलेक्टिवली मीनिंग देती है। क्लियर है? अब इसमें से दो चीज मैं गायब कर दूं। जस्ट इमेजिन इन दिस टी आई डिलीटेड 2-3 थिंग्स। विल इट बी सेम टी और अ डिफरेंट टी? डिफरेंट टी, मे बी इट विल बिकम ब्लैक टी। केरला वगैरह में दूध नहीं यूज होता है, तो हमें बताना पड़ता था उनको कि नहीं नहीं मिल्क वाला दो। तो अगर इसमें से कुछ और उड़ा दिया तो, और कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो, कि मैं तो धनिया पुदीना भी डालूंगा, हर्बल टी। इन शॉर्ट, any kind of fluctuation, any kind of change in text or deletion in text will change the meaning. It means structural meaning is not 100% fixed. हल्का सा भी चेंज हुआ, मीनिंग चेंज्ड। आपने अगर फायर का टेम्परेचर
टोटली उसको बॉईल कर रखा है, उबाल रखा है, चाय जला दोगे आप। एकदम चाय को बॉईल नहीं किया, कच्ची चाय हो जाएगी। इन शॉर्ट, टेक्स्ट में एक एक लाइन, एक एक वर्ड सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके एक ओवरऑल मीनिंग बनता है, और इसी को हम पढ़ेंगे एज स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है। अच्छा, अब ये किसका मीनिंग है? फाइनल मीनिंग फॉर ऑल? नो, इट इज नॉट फाइनल मीनिंग फॉर ऑल। अब जैसे सपोज करो ये जो चाय थी नेहा ने बनाई थी, ठीक है, तो ये जो फाइनल मीनिंग था दिस इज फॉर नेहा, बट क्या ये नेहा के कंट्रोल में है कि यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर, सेम फायर, सेम बॉइलिंग लेवल, शी गेट्स द सेम काइंड ऑफ टेस्ट अगेन? आप अपनी एक बार अच्छी बनी हुई चाय दोबारा बना सकते हो? कुछ हो जाता है ना ऊपर नीचे, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ भी हल्का सा भी स्लाइड चेंज होगा, आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो राइटर के हाथ में फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। प्लस अब रीडर पे ले जाओ, रीडर हैज टेस्टेड ऑल दीज थिंग्स एंड रीडर सेज दिस इज माय टी, बट देन देयर विल बी अनदर रीडर, ही विल से नो दिस इज नॉट माय टी हैज नो शुगर। तो हर रीडर का अपना अपना मीनिंग चेंज होता जाएगा। क्लियर है? पक्का? आप समझ में आ गया चाय के एग्जांपल से? चलो नाउ पुट द टाइटल। एलिनेशन इज सिंपल। वैशाली, कुछ भी ऐसा करो जो तुम सबसे अलग लगो। आप एक बताओ, आप 10 लाइन लिख रहे हो, ठीक है? हाँ, नहीं, यू आर राइटिंग 10 लाइन्स, ठीक है? शी इज राइटिंग 10 लाइन्स ऑन अ ब्लैंक पेपर। यू वॉन्ट एवरीवन टू फोकस ऑन 5th लाइन, ठीक है? एंड यू कांट टेल देम दैट प्लीज फोकस ऑन 5th लाइन। हाउ विल यू मेक देम फोकस ऑन 5th लाइन? बस, if I ask you to write 10 lines and you are writing it for some exam, okay, and suppose this is your quotation, you want everybody to read this, आप चाहते हो 5th line सब पढ़ें, क्या क्या करोगे? if you just highlight it, या आप इसको अंडरलाइन कर दो, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, इटैलिक्स में लिख दो। कोटेशंस कैसे लिखते हो एग्जाम में? कुछ लोग अलग कलर से भी लिख देते हैं, ब्लैक पेन से, रेड पेन से, कुछ के पास हाइलाइटर्स होते हैं, वो हाईलाइट कर देते हैं। एनीथिंग दैट यू ऐड ऑन इन टेक्स्ट टू मेक इट लुक डिफरेंट। अभी आप चाहते हो पीपल शुड रीड दिस, अगर सारे ब्लैक कर दोगे, फिर सारे अंडरलाइन कर दो, तो मेरा एक दोस्त था, वैसे किताब पढ़ता था ना, तो वो अपने आप को बताता था कि मैंने हर लाइन पढ़ी है, तो हर लाइन अंडरलाइन करता था, तो उसकी पूरी किताब पे पेन 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 पेन। तो आई यूज्ड टू आस्क हिम, तो सारी लाइंस क्यों अंडरलाइन कर रहा है यार? कुछ सेलेक्टिव लाइंस करना जो रियली इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू कम बैक टू योर नोटबुक तुम्हें लगे कि ये 2 लाइंस अच्छी होनी चाहिए। वो कहता नहीं, मैं जो जो पढ़ता जाता हूं मैं अंडरलाइन करता हूं। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव हैबिट। होती है कई लोगों को, बहुत से लोग हर चीज अंडरलाइन करते हैं, बहुत से लोग हर चीज को हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट। अगर आप सबको हाईलाइट कर दोगे तो हाईलाइटिंग विल बिकम समथिंग फेमिलियर, बट इफ यू जस्ट हाईलाइट 2 लाइंस, अंडरलाइन 2 लाइंस, राइट 2 लाइंस इन इटैलिक्स, एनी रीडर वो आके सबसे पहले ये देखेगा, ये क्या है, ये अलग से क्यों लिखा है? तो दैट इज एलियनेशन, दैट इज डीफेमिलियराइजेशन। राइटर्स अपने टेक्स्ट में डीफेमिलियराइज कर देते हैं। जैसे रीडर, आई मैरिड हिम, रीडर आई मैरिड बिकम्स अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा के साथ अलग कर दिया इसको। जैसे आप पढ़ोगे आप देखोगे नॉवल में अचानक से इन्वर्टेड कॉमा में क्यों आ रहा है, फिर आप देखोगे रीडर को एड्रेस भी किया है यूजिंग अ वर्ड। तो इन एनी पॉसिबल वे मेक योर लैंग्वेज लुक different, certain things, not complete language. If you change your complete language, then again it will be familiarization, not defamiliarization. ठीक है? और बताओ। क्या बताया था मैंने में? मुझे भी आती है भी। सारे बताओगे तो स्ट्रक्चरल मीनिंग मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। हाय हेलो, हाँ अच्छा, हाँ ये पेपर में आया PYQ। हाँ ये मेरा रिवीजन नहीं है इस पे, मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। हाँ वही हेलो वाला बताया तो था मैंने। 6 लैंग्वेज जो है ना, 6 फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज। हाँ, तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो या आप फंक्शन लैंग्वेज को कंटिन्यू डेवलप कर रहे हो, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप उस लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हो। तो आपका स्टार्टिंग किससे होती है? हेलो हाय से होती है, और इनके कोई सेकंड मीनिंग नहीं होते। किसमें?
जेसी रेंसम है, आरपी वॉरेन है, उसके साथ एलन टेट है, वो अमेरिकन ग्रुप वाले वही हैं, दे आर अमेरिकन्स। ठीक है, आगे सबको क्लियर? पुट द टाइटल फ्रेंच फॉर्मलिज्म। 7 फंक्शंस याद कर लिए हीरो के, 7 फंक्शंस। व्लादिमीर प्रॉप, रेने वेलेक थ्योरी ऑफ लिटरेचर अंडरलाइन कर लेना। ओपोज एज, प्लीज रिमेंबर द इंग्लिश टाइटल ऑफ ओपोज एज, स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज वाला। फ्रेंच फॉर्मलिज्म, पुट द टाइटल। थ्योरीज खत्म करने के बाद ना, जब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5, वो जल्दी खत्म कर देंगे। यूनिट 6 लिंग्विस्टिक्स थोड़ा सा टाइम लेंगे ऐसे ही, क्योंकि कई क्वेश्चंस हमने PYQ से भी लेने हैं। उसके बाद वी विल बी लेफ्ट विद कल्चर स्टडीज डायरेक्टली। तो कल्चर स्टडीज, ब्लू ह्यूमैनिटीज, और उसमें एक बार मैं आपको इनिशियल लेक्चर्स डिजिटल ह्यूमैनिटीज, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर, उनकी एक ब्रीफिंग दोबारा दे दूंगा। ब्लू ह्यूमैनिटीज भी पढ़ना है, ह्यूमन मैन इन रिलेशन विद वाटर। दुनिया का कितना परसेंट वाटर है? वैसे तो अर्थ का बहुत ज़्यादा परसेंट है, 71%। देर आर पीपल, सोसाइटीज, दे आर एट द बैंक एरिया। कुछ लोग समुद्र के बीच के किनारे रह रहे हैं, कुछ नदी के किनारे रह रहे हैं। तो इनकी लाइफ में ओशन का क्या इम्पैक्ट है, ओशन से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है। इफ़ यू आर लिविंग एट अ कोस्टल एरिया फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, योर माइथोलॉजी आर द पार्ट ऑफ इट। राइडर्स टू द सी, मौर्य, याद है कितने बच्चे थे मौर्य के? हाउ मेनी पीपल डाइड इन सी? 6, 5 बच्चे, एक हस्बैंड और लास्ट में एक और बेटा। हाँ, टोटल 7। या ऐसे बहुत से लोग जिनके माइथोलॉजीज में वाटर या उसका इंपॉर्टेंस है, जैसे रिवर गंगा। तो इस तरह की चीज़ें ब्लू ह्यूमैनिटीज में हमें पढ़नी है। तो जब कल्चर स्टडीज पढ़ाऊंगा तो कल्चर स्टडीज में रैंडमली आप 25 से 30 नई थ्योरीज पढ़ोगे। उसमें आपकी मेमोरी स्टडीज वगैरह सब वहीं आएंगी। होलोकॉस्ट लिटरेचर का रेफरेंस वहीं करवाऊंगा। ठीक है, पुट द टाइटल फ्रेंच फॉर्मलिज्म। फेमिनिज्म तो थ्योरीज के साथ चलेगा। यू आर वेटिंग फॉर दैट लेक्चर ओनली। फेमिनिज्म बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आवाज इसको ऑन ही नहीं किया होगा मैंने। अब आ रही आवाज? फिर आपकी आवाज जैसे लोग आएगी तो गीत नहीं गाती हैं शादी में। आवाज ये बैठी बैठी आज नेहा रोस्ट मोड में है। थ्योरीज वगैरह खत्म कर लो, चीजें खत्म कर लो। उसके बाद एक दिन आपका जो फेयरवेल होगा ना, उस दिन जितना रोस्ट करना करना। हाँ, फेयरवेल होता है, फेयरवेल होता है। फेयरवेल में ये सब कुछ हटा के आपको डीजे बना के देंगे डांस वांस के लिए। फिर आप भी करोगे ना? हाँ हाँ, फेयरवेल में आई विल देयर। प्लीज कम बैक। फ्रेंच फॉर्मलिज्म, फ्रेंच फॉर्मलिज्म छोटी थ्योरी है। हाँ, 2 लड़कियां भी हैं। हाँ, एक सी 5 बच्चे, एक हस्बैंड पहले मर जाते हैं। अब एक लड़का, 2 लड़कियां लास्ट में बचती हैं, उनमें से एक लड़का लास्ट में फिर मर जाता है। उसका नाम याद कर लेना, उसका नाम याद कर लेना उस लड़के का, लास्ट वाले का। लास्ट में कौन मरता है? माइकल। नाम याद कर लेना। चलो शाबाश। पढ़ लो यार, गला खराब है मेरा, पढ़ लो। अगर ऐसे बहुत बात करने का मन है तो आई कैन गो बैक, तो फिर पढ़ लो। प्लीज भूल जाओ मेरे सारे एग्जांपल्स। और ये लिटरेचर वाले बॉयज ना, तुम भी कम नहीं हो। तो पहली बार लड़कों को बात करते देख रहा हूँ इतना। चुप हो जाओ। इधर चुप करा रहा हूँ तो उधर शुरू हो जा रहे हो। अरे बी सीरियस, लिखो कुछ उसमें अच्छे से। A theory started by 1950 to 1970. Theory
इमर्ज लिख दो ना, इमर्ज अराउंड 1950 to 1970. French formalism 1950 to 1970. It expanded the work of Russian formalism, and Prague structuralism. Russian formalism and Prague structuralism. जो प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल है ना, दे आर द फर्स्ट पीपल जो विल बिकम स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स. प्राग स्ट्रक्चरलिज्म. In short, French formalism is the advanced version of Russian formalism. Clear? It treats literature as a system of science, codes, structures, science, codes, structures, and rules. Science, code, structures, and rules. Independent of science, code, structure, and rules. Independent of author psychology. Independent of author psychology, historical context, or personal expression. Author psychology, historical context, or personal expression. It is the bridge between Russian formalism, structuralism, and post-structuralism. Russian formalism, structuralism, and post-structuralism. Clear? Let's check the theory again. French formalism first of all क्या है? Advanced version. It's just expanded. So Russian formalism का जो theory था, idea था, या Prague linguistic circle का, when we call it Prague linguistic circle, तो Prague linguistic circle में हम linguistic word add करते हैं. Why? Yes, because they started studying language. What is the most important thing in the text? Language. लैंग्वेज टेक्स्ट में है तभी तो तुम उसको स्टडी करोगे ना, कि फॉर्म क्या है, राइमिंग्स क्या है. तो जब लैंग्वेज ही आपका सेंटर ऑफ स्टडी है तो वैसे वो लिंग्विस्टिक हो गया, और तो लिंग्विस्टिक का ही पार्ट बन गया ना. तभी तो सॉश्योर आएगा, नॉम चॉम्स्की आएगा. सेम चीज़ आपको मैं यूनिट 6 में दोबारा पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ दोबारा डिस्कस होंगी. तो प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल क्या हुआ? एडवांस वर्जन हो गया रशियन फॉर्मलिज्म का, और ये प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल बेस बनेगा फ्रेंच फॉर्मलिज्म का. फ्रेंच फॉर्मलिज्म एक्चुअली फॉर्मेलिटी है, फ्रेंच फॉर्मलिज्म ही स्ट्रक्चरलिज्म बन जाएगा. यही लोग स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जाएंगे सिर्फ सॉश्योरियन रेफरेंस लेके. फर्डिनेंड डी सॉश्योर की बुक आएगी, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916. उसमें वो आते ही बोलेगा कि इवन द लैंग्वेज हैज नो मीनिंग, इट इज ऑलवेज द सिंबॉलिक मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. किसी शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, किसी शब्द का कोई मीनिंग. मेरी हर एक बात का मीनिंग आपके लिए क्यों है? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पढ़ लो, लिख लो, सीरियस हो जाओ. इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपके लिए क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट है एग्जाम, करियर, ये वैल्यूएबल क्लास है और हम कुछ सोच के कर रहे हैं. लेकिन तुम फुटबॉल टीम के हो, तुम सब फुटबॉल खेलते हो, और मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, पढ़ लो, एक भी वर्ड का मीनिंग है? तो पॉइंट इज द लैंग्वेज हैज वर्ड्स
पर उन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि उसका कोई संदर्भ ना हो, कॉन्टेक्स्ट ना हो, किस परिप्रेक्ष्य में आपने वो कहा है। तो ये सिर्फ वो क्या बोलते हैं, अब इन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज जो है ना वो सिर्फ साइन, कोड्स, रूल्स फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप, स्टैंड डाउन। तो स्टैंड अप माने खड़े हो जाओ, स्टैंड डाउन मीन्स हु सेड बैठ जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन मतलब बैठना नहीं है भाई, हाँ दैट इज सिट डाउन। स्टैंड डाउन मीन्स होल्ड। कोई मेरी क्लास में आना चाहता है, जबरदस्ती में कह रहा हूँ स्टैंड डाउन, मतलब वहीं रुक जाओ, अपनी अप्रोच वहीं रोक दो। पॉइंट, अब इसमें स्टैंड डाउन के पीछे क्या माइथोलॉजी है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, बोला हुआ चलो जी स्टैंड डाउन मतलब ये। कैरी ऑन, कंटिन्यू करते रहो। कैरिड अवे, अभी एक बात आओ, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट मीनिंग कुछ नहीं होता पर उनको यूज करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक है। फेसबुक का कोई दूसरा मतलब है, यूज द वर्ड ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ और मीनिंग समझ में आता है, तो दे आर जस्ट साइन। एप्पल का साइन जो है वो साइन है। तो इन्होंने बोला कि लैंग्वेज भी डेड है, इट इज द कॉन्टेक्स्ट दैट मेक्स इट अलाइव। मैं पहाड़ों में अकेला खड़ा रहूं और भाषण दूं, क्या है मेरी वैल्यू लैंग्वेज की? Until unless I have a listener, and suppose if the listener is totally unknown, totally zero about my language, तो फिर क्या मतलब है? तो इन्होंने कहा एडवांस लेवल पे जाके कि लैंग्वेज में आप ये देखो, साइंस कहाँ है, कोड्स कहाँ है, रूल्स कहाँ है, स्ट्रक्चर कहाँ है, तब जाके मीनिंग बनेगा। क्या आप दूसरों की कही हुई हर बात पे विश्वास करते हो? क्यों नहीं करते? जब वो लैंग्वेज में कह रहा है तो। जब कोई कहता है ट्रस्ट मी, तो कह तो रहा है लिंग्विस्टिकली ट्रस्ट मी, क्यों नहीं विश्वास करते? ट्रस्ट मी भाई, कूद जाए यहां से। ऋषिकेश में गंगा में जहां जाते हैं ना, तो वो बोटिंग के बाद जंप करवाते थे। तो हम जब स्टाफ में गए थे, हमारे बहुत से लोग जंप कर रहे थे, तो हमारी स्टाफ मेंबर थी, वो थोड़ी बहुत टिमिड थी, ठीक है, स्लिम सी। तो वो उसने जैकेट जो पहनी थी, सेफ्टी जैकेट, वो पानी में कूदते निकल गई। बट हमारे पास एक दो और तैराक थे, हमारे स्टाफ में अच्छे तैराक थे, तो वो सब वहाँ थे, वो आराम से बच गए। वो सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ और कोई मर गया। समबडी जंप्ड, जैकेट रहेगी बाहर, और वो अंदर जाके उसके पैर या जो भी है वो थोड़ा मिट्टी में धंस गए होंगे नीचे, वो ऊपर ही नहीं आई, ठीक है। तो उसको जिसने कहा होगा डोंट वरी आई एम देयर, या अभी ऋषिकेश में बंजी जंपिंग में एक बंदा मरा है शायद, बच गया, जो गिरा था टिन से, उसको क्या बोला होगा? डोंट वरी इट्स सेफ। तो कैसे बोला होगा? लैंग्वेज में बोला होगा ना, डोंट वरी इट्स सेफ। स्ट्रक्चरल अप्रोच थी ना, ग्रामेटिकली सही बोला होगा डोंट वरी इट्स सेफ। तो क्या आप मान जाओगे दोबारा? तो पॉइंट इज कि इवन समबडी सेज समथिंग, वो साइन तब तक मीनिंग नहीं देगा जब तक वहां पे कॉन्टेक्स्ट ना हो। तुम्हें दिख रहा है कि तुम जंप करोगे और मरोगे, बट देयर से इट्स सेफ, डोंट वरी। इंडिया का हर कोचिंग सेंटर अपने आप को इंडिया का नंबर 1 कोचिंग सेंटर बोलते हैं। जैसे ही टॉपर आता है स्टूडेंट, जैकी श्रॉफ की तरफ, मेरा बच्चा है तू, मैंने पढ़ाया तुझे। तो अगर इंडिया के सारे नंबर 1 कोचिंग है, तो कोई तो एक कोचिंग होगी जो अपने आप को इंडिया का नंबर 2 कोचिंग बोलती होगी। कोई बोलता हूँ मैं इंडिया का नंबर 11। तो आप ऐसा थोड़ी पढ़ते हो, पापा ये भी नंबर 1 है, अरे ये भी नंबर 1 है। इट मीन्स even the given language doesn't have the meaning, it's the context. So deep meanings, hidden meanings, clear है? अब इन्होंने एक लाइन और बोली, independent of, और तो वो जो लाइन लिखना नहीं है, लिख चुके हो, आगे देखो, अंडरलाइन करो, लास्ट 2-3 लाइन्स। independent of rules, independent of author psychology, this is the basic crux। ये वही चीज है जो सारी थ्योरीज में, independent of author psychology, historical context, it is the common thing that every literary critic is saying। क्या है इसमें, कुछ बताओ, नया है कुछ? बोलो खुशी। रूल्स इंडिपेंडेंट ऑफ ऑथर साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल एक्सप्रेशन, क्या कह रहे हैं ये? इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, बोलो शाबाश। इन शॉर्ट ऑथर का कोई रोल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल,
और पर्सनल एक्सप्रेशन का कोई रोल, तो ये तो क्रक्स है। तो हमेशा देखना सारी थ्योरीज में ऑथर का रोल नहीं है, जब तक कोई थ्योरी सिर्फ ऑथर को डील ना करे। क्लियर? अब इसके आगे चलते हैं। क्या तक समझ में आ गया ना? चलो लेट्स गो फॉर द थ्योरी। द थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फर्डिनेंड डे सॉशर। अभी हम इसको सॉशर बोल रहे हैं, हम जब पढ़ते थे हम उसको ससुर बोलते थे। इसको हम ससुर बोल के पढ़ते थे। हाँ, अरे तुमने ससुर पढ़ लिया। Famous classical work, Course in General Linguistics, 1916. Ferdinand de Saussure. You can call him father of structuralism. You can call him father of structuralism. Ferdinand de Saussure. He was basically a Swiss linguist. Basically तो स्विट्जरलैंड से थे ये। He's a big name, भूलना नहीं है इनको। इनके दो कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत अच्छे से देखने हैं। फर्स्ट, द टेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ, देखो, द टेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ साइंस। द टेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ साइन, codes and rules. The text is the result of signs, codes and rules arranged in a proper structure. Arranged in a proper structure. Arranged in a proper structure. Easy language में लिखवा रहा हूँ, कोई इसकी अपनी डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बना के लिखवा रहा हूँ। ये कहना चाहते हैं, देखो साइन है, कोड है और रूल है, और ये एक स्ट्रक्चर में अरेंज होना जरूरी है। चाय बनाने का स्ट्रक्चर है, आप 10 इंग्रेडिएंट रख दो, लेकिन अगर आपने उसको किसी बर्तन में डाल के आग पे नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ आग जला के उसमें चीनी दूध डाल दो और बर्तन रखो ही मत, तो भी मतलब नहीं है। तो ऑल थिंग्स दे मस्ट बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। Clear? It will generate, once it is arranged in structure, it will generate a structural meaning. It will generate a structural meaning. तब जाके एक structural meaning आएगा. It will generate a structural meaning in the form of Lang and Parole. It will generate a structural meaning in the form of Lang and Parole. इसे बोलते हैं सेमियोलॉजी। Julia Kristeva will also give a term semiotics. क्रिस्टेवा की 2-3 टर्म्स पेपर में आ चुकी हैं। लास्ट पेपर में चोरा भी था। लास्ट पेपर में चोरा वाज देयर, और इंटरटेक्चुअलिटी आता रहता है, सेमियोटिक्स। People get confused here. Who has given the term semiotics? Semiotics is by Kristeva. Semiology is by Saussure. तो इसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेमियोलॉजी बोलते हैं। इसी चीज को सेमियोटिक्स कहती है जूलिया क्रिस्टेवा। ठीक है, अभी जो आगे पढ़ेंगे इसी को सेमेंटिक ट्रायंगल बोला था आई ए रिचर्ड्स ने। अलग से यही नोट कर लो चाहे कंफ्यूजन ना हो। इसी चीज को सेमेंटिक ट्रायंगल बोला था आई ए रिचर्ड्स ने। सेमेंटिक ट्रायंगल, रेफरेंट, थॉट, क्या क्या था बीच में? रेफरेंट, थॉट, सिंबल, रेफरेंट, थॉट। सिंबल, रेफरेंट, थॉट।
क्लियर है? अभी बेसिक बात है, आई एक्सप्लेन, ठीक है? तो वो ये कह रहा है, द डेफिनेशन इज दैट रूल्स रेगुलेशंस अरेंज्ड इन अ स्ट्रक्चरल ऑर्डर दे विल प्रोड्यूस मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ लैंग एंड पैरोल. आसान है, बहुत आसानी से समझ में आएगा. क्लियर? नाउ वी गो फॉर लैंग एंड पैरोल. मल्टीपल PYQs, मल्टीपल, लास्ट टू लास्ट एग्जाम फ्री का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन. ये जो जून वाला टफेस्ट आया था ना, इससे पिछले एग्जाम में बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, परोस के दिया हुआ था, बहुत आसान. सिंपल बेसिक डिफरेंस पूछा था कि लैंग एंड पैरोल में क्या गलत है क्या सही है. सी, लैंग इज लैंग्वेज स्ट्रक्चर. When you write an application, you make sure that you follow all the rules, grammatical standards, all the punctuations. That is lang. आपको भाषा आती है लिखनी, आप भाषा ठीक से लिख रहे हो, that is lang. ओके? तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, मतलब आपने लैंग्वेज का सही से इस्तेमाल करना आता है. यू आर वेल वर्स इन ग्रामर, लिटरेरी लैंग्वेज, यू नो हाउ टू यूज हाइफन, कॉमा, पंक्चुएशंस, ऑल अदर थिंग्स. ये सब आपका लैंग में पार्ट है. सो राइटर हैज लैंग इन हिज कमांड. राइटर सिर्फ और सिर्फ भाषा लिख सकता है. पैरोल इज द मीनिंग. इसका रियल मीनिंग है पैरोल. पैरोल द मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. पैरोल इज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. पैरोल इज द मीनिंग जो समझ में आया. लैंग्वेज तुमने क्या कहा, तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हें कहना हो कहो. मैं क्या समझूंगा, वो मेरे हाथ में. बहुत आसान है. यू नो हाउ टू यूज ग्रामर, आता ही है. यू नो हाउ टू राइट थिंग्स इन इंग्लिश, लैंग्वेज कमांड. सो लैंग इज योर लैंग्वेज कमांड. दैट इज इन योर हैंड. एज अ राइटर यू आर वेल वर्स, वेल ट्रेन्ड. तो आपको लिखना आता है, पर कहाँ पे क्या लिखना है, उसका क्या मीनिंग बन जाएगा, दैट इज पैरोल. सो मीनिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, दिस इज इन योर कंट्रोल. इसमें क्या होता है, आप लैंग्वेज को अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा वो पैरोल पे है. तो व्हाट इज द रियल मीनिंग? कौन सा इसमें ज्यादा अच्छा मीनिंग देता है? पैरोल. एंड पैरोल इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ ऑथर. एक बार एक आदमी था, वो दूसरी जाति में शादी करने के लिए प्रपोजल लेके गया किसी घर. उसने बोला हम दूसरी जाति से हैं. अब वो पुराना समय था इंडिया का, तो सामने वालों ने खूब पीटा, खूब मार खाई उसने. फिर वो उठा, अपने कपड़े झाड़े, फिर उसने बोला तो फिर मैं ना समझूं, तो फिर मैं रिश्ते को ना समझ लूं. अरे तुझे देर से पीट रहे तो समझ नहीं आया. तो जो पिटाई थी वही लैंग्वेज थी ना. तो अल्टीमेटली तो पैरोल इज द इंपॉर्टेंट थिंग. जब थोड़ी आदमी आपको मुंह से ही मना करे. मीनिंग क्लियर होना चाहिए, चाहे वो हाथों से हो चाहे मुंह से. अल्टीमेटली मीनिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तुम हमारी फीस देने आओगे, तुम अगर हमारी फीस ऐसे हाथ में लेके आए हो, तो भले तुम कोई भी वर्ड यूज करो, थोड़ा मुझे बुरा भी लगेगा तो मना थोड़ी करूंगा. मेरा पैरोल क्या कि हाँ ठीक है दे दो. तो ये रिटन मीनिंग है, रिटन राइटर का. यहां पे सिर्फ लैंग्वेज है. लैंग से लैंग्वेज, लैंग्वेज कमांड है. तुम्हें बोलना बहुत अच्छा आता है, कहां क्या बोलोगे और उसका क्या रिजल्ट होगा, वो पैरोल है. पैरोल को तुम क्रिमिनल से रिलेट कर सकते हो. पैरोल पे जो बाहर आते हैं उसका एक्चुअल रीजन क्या होता है? एनीबडी? हाँ, एनीबडी जो लॉ बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज हो. पैरोल मतलब क्या होता है? वो भेजते कि आप बाहर वगैरह चले जाओ, आपका व्यवहार वगैरह हम देखेंगे, कोई बात नहीं जाओ. तो आप हाँ किसी पर्पस के लिए बाहर चले गए. तो अब जो आप एक सिस्टम के स्ट्रक्चर से हो,
सिस्टम के स्ट्रक्चर से। उससे जब आप बाहर जाते हो तो बाहर का मीनिंग जो है वो टेक्स्ट में मीनिंग क्या है, ये टेक्स्ट से बाहर जाते ही सोशल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, वो कुछ भी हो सकता है। आपके बेस्ट एग्जांपल है, मैंने एक बार एक फन वे में एग्जांपल दिया था आपको एक मूवी का। दैट वाज एन ओल्ड मूवी, यू शुड वॉच। जॉनी लीवर का एक फनी सीन है, दे वांटेड टू स्टार्ट बिजनेस इन अ विलेज। गांव में बिजनेस स्टार्ट करना था, तो जॉनी लीवर एक साथ में दोस्त है दूसरा कॉमेडियन, तारक मेहता वाला शायद। ये लोग प्लान करते हैं कि हम गांव में व्यवहार बनाएंगे, वी विल स्प्रेड ब्रदरहुड इन द विलेज। तो जॉनी लीवर बोलता है हाउ टू स्प्रेड ब्रदरहुड, हाउ टू मेक गुड कॉन्टेक्ट्स इन विलेज। ही सेज कम विद मी, आई विल टीच यू। सो दे फाइंड अ फैमिली वेयर somebody has lost his mother। तो किसी की मदर की डेथ हो गई है, तो जॉनी लीवर लोग वहां जाते हैं, एंड दिस मैन hugs him and starts crying। Don't cry, she was not only your mother, she was my mother, she was his mother, she was her mother, she was the mother of the village। and everyone like that, wow wow wow, great आदमी। he says got it, वो कहता yes sir, I understood। लैंग समझ में आ गया मुझे कि कोई जाए तो ऐसे बोलना चाहिए कि तुम्हारी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी। 2-4 दिन में somebody lost his wife। he reaches there to give his condolences। ये जाके तो मत रो, तुम्हारी अकेले की बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी। कहते हैं ये जो रो रहा है इसकी बीवी भी थी, और मैं तो कहता हूं पूरे गांव की बीवी थी। और वो मार खा के आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लैंग इज कॉमन, ठीक है, लैंग इज कॉमन, तुमने सेम भाषा का प्रयोग किया, बट पैरोल इज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। मदर सबकी हो सकती है, बीवी सबकी नहीं। तो तुमने क्या कहा और उसका क्या मीनिंग बनेगा, दैट इज लैंग एंड पैरोल कॉन्सेप्ट। अगर आसान तरीके से समझ जाओगे यही कॉन्सेप्ट। पैरोल जो मीनिंग है वो इंडिपेंडेंट मीनिंग है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है तुमने कहां पे क्या कहा। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई गोली मारने के लिए तुमको घुसा हुआ है, तुम छुपे हो अलमारी के पीछे, और फिर वो जो बंदूक वाला आदमी है वो बोलता है जिन्हें मेरा दिल लुटिया, और तुम अलमारी के पीछे बोलते हो ओहो, ठीक है, तो वो गोली मार देगा। तो इसलिए कहा क्या बोलना है? लैंग इज डेड। तुम्हें भी ग्रामर आती है, तुम्हारे पास डिक्शनरी है, तुम्हें वर्ड्स आते हैं, वो सबके लिए कॉमन है, पर तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या निकलेगा। ठीक है ना, तुम हिंदुस्तान जिंदाबाद यहां बोलो चलेगा, लेकिन कभी पाकिस्तान घूमने जाओ, अकेले हो वहां पे, और वहां गली में बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। वो फिल्म में सनी देओल बोल सकता है क्योंकि 2000 लोगों को पीट सकता है। आप तो गायब हो जाओ, चप्पल पर भी नहीं मिलेगी। सो पॉइंट इज जस्ट बिकॉज यू नो हाउ टू स्पीक दोज लाइन, दैट डजंट मीन यू स्पीक दोज लाइन। अब कास्टिज्म पे बड़ी बड़ी बातें मैं यहां कर सकता हूं, ठीक है। मुझे कोई पूछेगा बताओ सर कास्टिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। इंटरकास्ट शादी अरे क्यों नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल है। अब मुझे तुम बिठा दो हरियाणा में खाप पंचायत के सामने, हाँ खाप के सामने बिठा दो, सारे ताऊ मेरे सामने बैठे होंगे, फिर मैं बोलूंगा देखो जी बड़े बुजुर्गों ने कुछ बनाया है ना, सोच के बनाया है, हाँ सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने यहां ज्यादा बोला, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब दो गुट की लड़ाई हो ना तो बीच में नेता मत बनो। सो नाउ यू अंडरस्टूड, क्लियर। लैंग इज सिर्फ लैंग्वेज कमांड, तुम्हें भाषा का कमांड है, दैट इज ओके, पर तुमने किस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल किया, मीनिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो टेक्सचुअल लैंग्वेज और रीडर का जो इंटरप्रिटेशन है, ये दो अलग चीजें रहेंगी। क्लियर है? अब तो लैंग्वेज पैरोल नहीं भूलोगे। अब हम चलते हैं सेमियोलॉजी पे, साइन सिग्निफायर पे। The French formalism, it simply focused on the smallest unit of a language, word. Russian formalism ने क्या किया? What did Russian formalism do? They started dealing with sentences. That language में sentences हैं, some sentences are primary order, simple meaning, some sentences are literary order, having literariness, double meaning, deeper meanings, involved meanings, right? So they said when you are studying लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कैसे अरेंज किए हैं, तब जाके आपकी बात पूरी होती है ना। कभी ऐसा हुआ है आपने किसी से बातचीत की है नॉर्मल तरीके से, लेकिन आपकी एक लाइन उसको भड़का दे,
सामने वाले को हुआ है? somebody got annoyed, irritated, though you were very polite. कई बार होता है ना, बेस्ट फ्रेंड में आपस में लड़ाई हो गई है, तुम नॉर्मल बात करते करते बोल रहे, भूल गया तेरे बर्थडे पे 5,000 का केक दिया था। अब उसने बोला अच्छा तूने 5,000 का केक सुना दिया मुझे, एक लाइन पकड़ ली इसने। तो इन्होंने बोला सेंटेंसेस, एक सेंटेंस प्राइमरी ऑर्डर, एक सीरीज। तो फ्रेंच फॉर्मुलिज्म ने बोला दैट इवन अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज अ सेंटेंस? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस, एक लाइन कैसे बनती है? जब बड़े 10-12 वर्ड एक सही ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ कोल्ड डे, मीनिंग है इसका। तो अगर सेंटेंस का भी स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड है तो क्यों ना वर्ड्स को पढ़ा जाए, क्योंकि वर्ड्स आर द साइन। तो इन्होंने क्या किया फ्रेंच फॉर्मुलिज्म में, दे केम टू दीज वर्ड्स एंड दे सेड दैट एवरी वर्ड इज अ साइन एंड द वर्ड नीड्स सिग्निफायर्स टू सिग्निफाई। साइन, सिग्निफायर, signified. Signified is the ultimate meaning. Signified is the ultimate meaning. किसी भी वर्ड को give me a good word बताओ, चलो मेघना कोई वर्ड बताओ। पिकॉक अच्छा वर्ड है। व्हाट डू मीन बाय पिकॉक? मोर। एंड सपोज द कॉन्टेक्स्ट इज ऑफ पीबी शैली, और मैं बार बार पिकॉक पिकॉक बोल रहा हूं, तो वो जो नाम बन जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सर इतनी देर से शैली पढ़ा रहे हैं, बोर बोर कर रहे हैं, पर बोर समझ नहीं आ रहा कौन है। पिकॉक तो नेम भी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा पिकॉक? Signifier will tell us. If you are talking about some beautiful place, garden, birds, then this peacock is that peacock. If you are talking about Thomas Love Peacock, literary reference, Defense of Poetry, 1821, then it means the writer is talking about something else. और कोई word बताओ? Give me one word, कोई भी। ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, अनुज का। That was what? डकार है ना, बर्पिंग। उल्टी वाली कौन सी? खांस रहा है। चलो कफ का मीनिंग ले लो, ठीक है। इफ यू कफिंग, क्या मीनिंग है इसका? फाइनल मीनिंग? सिक? नो। 50 years back and still in some villages, if the male member enters in the house, it's a message to women. तो हर कफ लवर्स के बीच में ऐसा थोड़ी है। हमारी फेमस हार्ट थ्रोबिंग माधुरी दीक्षित, कौन सी फिल्म थी वो? तो माधुरी दीक्षित करती थी, तो सलमान खान ये थोड़ी बोलता था कि दिल्ली में रहती, डॉक्टर को दिखाओ। So not all the cough have same meaning. So it is again context. और कुछ बताओ भाई। My name itself. वैशाली, वैशाली का नाम से अगर कोई मुझे बोलेगा कल कोई नया स्टूडेंट आ जाए, ठीक है? नहीं चलो नेम ले लिया ना, चलो हाँ चलो एक बात आओ, वैशाली के नेम से कोई वैशाली के घर चला जाए अभी, वो जाके बोले मैं हूं वैशाली, मेरा नाम वैशाली है, तो फैमिली वाले क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ तुम ही हो वैशाली, हमें तो वैशाली नाम से मतलब है, या वैशाली जिसको रिप्रेजेंट करती है, तो उसकी पूरी इंटायर आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस अगर यहां मैच नहीं हो रहा तो वो उसे गेट लॉस बोल देंगे। एनीबडी कम्स एंड सेज माय नेम इज आल्सो विनीत पांडे, दैट डजंट मीन वो लिटरेचर बैकग्राउंड से है, तो आप बोलोगे नहीं हमें ये वाला नहीं चाहिए। भाई गोल्ड तो गोल्ड हो है, गोल्ड फ्लेक तो नहीं ला सकते ना पापा के लिए। पापा ने बोला बेटा मेरे लिए गोल्ड लेके आ, तुम गए बाहर से एक डब्बी ले आए, पापा गोल्ड तो गोल्ड हो है, ठीक है। तो अगर तुम गोल्ड, मम्मी तुमसे कह रही गोल्ड के रेट बढ़ गए, हाँ डब्बी 250-300 की डब्बी। सो तुम्हारा सिग्निफायर अल्टीमेटली तुमने किस कॉन्टेक्स्ट में लिया या बोला, दिस इज थिंग। नाउ प्लीज राइट डाउन दिस थिंग। सिग्निफायर इज एवरीथिंग, ये मेरा अपना डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन। सिग्निफायर इज एवरीथिंग
that helps assign, signifier is everything that helps assign to be signified, that helps assign to be signified. So in short, what happens, signifier is context basically, right? And lot of people will call it, ये सिर्फ context नहीं है, discourse भी है, given situation है. So best simple definition is signifier is everything that will help the sign to be signified. अगर ये नहीं है, अगर signifier नहीं है तो इसका मीनिंग डेड मीनिंग हो जाएगा, फाइनल मीनिंग नहीं होगा, ठीक है? जब हम बातचीत में बोलते हैं मेडिसिन के लिए, हिंदी में क्या बोलते हैं कि इसकी दवा दारू चलेगी, बोलते हैं ना, अरे हाँ दवा दारू चल रही है, तो क्या सच में उसमें दारू भी चल रही होती है? बोलने के लिए दवा दारू चल रही है. तो सिग्निफायर ही डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली मीनिंग क्या है. अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो सॉशर हिमसेल्फ गेव एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक लाइट. अगर आप ट्रैफिक सीन में हो, हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव? सब लोग ड्राइव करते हो, बहुत बढ़िया, शाबाश. दिल्ली में कौन कौन ड्राइव करता है? दिल्ली में ड्राइव करते हो गाड़ी? चलो, इफ यू हैव एन इमरजेंसी विल इनवाइट यू. हमारी एक इमरजेंसी थी, स्टाफ को मनाली लेके जाना था, ड्राइवर नहीं था. अभी बात हो, प्रवीण ड्राइव कर रहा है, प्रवीण को सामने रेड लाइट है, तो प्रवीण व्हाट डू यू डू? क्लास है, स्टॉप ही हो गए, क्लास में बताओ क्या बोलोगे? हाँ, रुक जाते हो ना? वैसे नहीं रुकते हो. हाँ ठीक है, प्रवीण स्टॉप्ड. व्हाई ही स्टॉप्ड? और इसको यहां लिख देता हूं, अदरवाइज यू विल थिंक इट्स सिग्निफायर. नो, रेड लाइट पे प्रवीण स्टॉप. ओके, हु एल्स गेट स्टॉप्ड? हु स्टॉप्स हिमसेल्फ? रेड लाइट पे कौन कौन रुक जाता है? कोई नहीं रुकता तुम्हें से? पक्का? ठीक है. अरे स्वीटी सही कह रही है, पुलिस वाले हो तो. हाँ, एक बार मेरे को पकड़ लिया था कॉलेज से बाहर निकलती और बिंदु से, तो मेरा वो एक ही डायलॉग है, अरे सर टीचर को मत करो या टीचर हो. तो मोस्टली तो मान जाते हैं 200 300 400 में. जो नहीं मानता उसको मैं कहता हूँ सर किसी टीचर की वजह से यहाँ तक पहुंचे, उसको याद करके जान दो. तो एक आधी बार तो जाने भी देते हैं. अब तुम किसी भी रेड लाइट पे रुक जाते हो या सिर्फ ट्रैफिक पे? खाना खा रहे हो, मैंने रेड टॉर्च मार दिया, या तुम कहीं जा रहे हो पार्टी में, डीजे डांस कर रहे हो, जैसे रेड लाइट आई, इट मीन्स इट्स नॉट जस्ट रेड लाइट, इट इज द सिग्निफायर ऑफ ट्रैफिक रोड्स, ट्रैफिक सीन. ट्रैफिक सीन पे ही रुकते हो आप. दुनिया में कहीं भी ऐसा थोड़ी कहीं भी रेड लाइट लिखती मैं तो रुक जाता हूं. तो रेड लाइट का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है ट्रैफिक. अगर ट्रैफिक सीन है, सिस्टमेटिक सीन ऑफ हाईवेज, रोड्स एंड ऑल, इट इज अ पार्ट ऑफ रूल, वहां रुकना चाहिए. तो अगर वो रेड लाइट ट्रैफिक पे है, फिर आपका रुकना मीनिंग है. वो रेड लाइट कहीं ट्रेन की है, ट्रेन के ऊपर लाल रंग का बत्ती लगी होती है, एम्बुलेंस के ऊपर लगी होती है, तो वो आपके रुकने के लिए नहीं है. अब इसने सवाल बताया, Saussure said that even these rules, regulations or given context, they are also not fixed. जैसे क्या हमेशा ट्रैफिक पे, रेड लाइट पे लोग रुकेंगे? गारंटी है? नहीं. Saussure said that these rules are not fixed, these meanings are not fixed because they are bound to time, समय. अगर रेड लाइट परमानेंट हो गई तो 4 घंटे के लिए खराब हो गई तो 4 घंटे से रेड लाइट है तो तुम चाय नाश्ता गाड़ी में करोगे बोनेट वोनेट पे? ऐसा तो नहीं बॉयज, बोनेट पे सो रहे हो, हाँ ठीक है रेड लाइट है, 4 घंटे से रेड लाइट है, क्या करोगे? देन यू विल गो. सो पॉइंट इज दैट दीज थिंग्स, कॉन्टेक्चुअल थिंग्स आर ऑल्सो नॉट परमानेंट. कोई भी मीनिंग परमानेंट नहीं है. अगर कुछ भी चेंज हुआ, हाँ फ्लाईओवर पे चले जाओ, अगर कोई भी चेंज होता है इन गिवन सिग्निफायर तो रेड लाइट का सेम मीनिंग नहीं रहेगा. तो ये भी याद रखना कि साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड में सिग्निफाइड इज नॉट फिक्स्ड, हमेशा के लिए 100% फिक्स नहीं है. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टीमेट मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल डेथ, अ लॉट ऑफ पीपल इन फिलोसफी दे सेड डेथ हैज सेम मीनिंग. थिंक एंड टेल मी, सानवी, डेथ का सेम मीनिंग है? कौन कौन से सिनेरियोज में डेथ का मीनिंग चेंज कर सकते हो बताओ? Yes, death is just a word.
if you apply it in literature, death of the author, it doesn't mean that author is actually getting killed. वो हो गया. और डेथ ओवर्स, क्रिकेट का लास्ट ओवर डेथ ओवर. ठीक है, बहुत बढ़िया. और meaning of death for somebody who is dying, is it same for everyone? Some people choose it. किसी के लिए डेथ आजादी है, किसी के लिए डेथ मार्टिडम है, किसी के लिए डेथ उसकी हेल्प है. अगर आप बहुत बुरी तरह तबीयत खराब हो जाए, एवरी डे इज अ डेथ फॉर यू. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, यू गो टू एम्स और रियलिटीज देखो आप, तो फिर हम कहते हैं चलो थोड़ा वो आज़ाद हो गए इन चीज़ों से, प्रॉब्लम से आज़ाद हो गए. तो डेथ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है. इट इज़ अगेन कॉन्टेक्चुअल. एंड फॉर जॉन डन, वो तो डेथ को डरा रहा है, वो तो बोल रहा है डेथ दाउ शैल डाई. तो कोई भी मीनिंग, दीज आर जस्ट वर्ड्स. ये एक वर्ड है, साइन है. किस सिचुएशन को डेथ कहते हैं? वेर यू आर टोटली डेड. तो हमने उसको वर्ड दिया डेथ, हिंदी में दिया मृत्यु. ठीक है, और कौन से वर्ड्स हैं अलग लैंग्वेज में? तो इन शॉर्ट दीज आर जस्ट वर्ड्स. ये सिर्फ नाम है, साइन है. और वो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होगा, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कहीं पे मरना बहुत अच्छी बात है, देश के लिए मरो, बहुत अच्छी बात है. कोई डेथ स्टूपिड है. अभी एक बच्चा स्पोर्ट्स में कुछ खेल रहा था बास्केटबॉल, अब वो लो क्वालिटी बास्केटबॉल का कोर्ट था, वो खंबा उसी पे आके गिर गया. सोचो, इज इट रीजन टू डाई? और किसी के लिए डेथ आजादी है. The point is, there is nothing, there is no word or nothing which has its own meaning. It is always the contextual meaning that will be the final meaning signified, and the final meaning is not 100% final. Anybody having any questions? तो फिर याद रखना, signifier is the most important thing. Clear है? किसी को कोई सवाल, कुछ भी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? ठीक है, नेक्स्ट लिखो उसमें. फ्रेंच फॉर्मलिज्म. French formalism developed the idea of semiology, and got merged into French formalism developed the idea of semiology and got merged into structuralism. और ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. प्लीज डोंट फॉरगेट दिस थिंग. स्ट्रक्चरलिज्म का बेस रशियन फॉर्मलिज्म, फ्रेंच फॉर्मलिज्म से आता है. रशियन फॉर्मलिज्म एंड एडवांस वर्जन फ्रेंच फॉर्मलिज्म, उससे एडवांस वर्जन स्ट्रक्चरलिज्म. क्योंकि यहाँ रोलैंड बार्स, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ये लोग आएंगे. अब जैसे ये लोग आएंगे, ये बोलेंगे देयर आर अदर वेज टू गेट मीनिंग. सो पुट द टाइटल्स. हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत जैसे अरेंज करना चाहो ना, सेटअप करना चाहो, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइम. ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइम. उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म, ये ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज द बेस फॉर्मलिज्म का. ये दोनों डेवलप होके ये बन जाएंगे प्रॉपर फॉर्मलिज्म, दोनों सेम हो जाएंगे. और फिर ये रशियन और फ्रेंच ऐसे बनेगा. न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आर ऑलमोस्ट ऑन सेम टाइम. बट बेसिकली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मल क्रिटिसिज्म ये बनेंगे प्रॉपर फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिस्ट. नहीं समझ आया? इनकी क्रोनोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है. अगर ये है कि फिर भी हमें सबसे पहला देखना है तो न्यू क्रिटिसिज्म इन ब्रिटेन, न्यू क्रिटिक्स, टी.एस. एलियट, डेविड डेचेस, एम्सन, आई. रिचर्ड्स, तो ये सब एक्चुअली आपस में कनेक्टेड है.
फिर फॉर्मलिज्म आएगा, फॉर्मलिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप है रशियन फॉर्मलिज्म, फिर फ्रेंच फॉर्मलिज्म, फिर स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म में थोड़ा टाइम लगेगा। स्ट्रक्चरलिज्म होने के बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ हाइपोथेसिस है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी नहीं है। हुआ ये कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर्स हैं, द सेम स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर्स, they came to the conclusion that how to get meaning. We are not getting final meaning, ultimate meaning, the meaning which is unchanged forever. हमें किसी भी चीज का कोई तो मीनिंग हो जिंदगी में जो परमानेंट हो, एंड these same writers will come and say are not possible. परमानेंट मीनिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम रुक सकता है? नहीं। तो अगर टाइम नहीं रुक रहा तो हम सबके जीवन में हर एक मिनट, अभी आपका पिछला मिनट पास्ट हो गया, तो हर मिनट हम आगे बढ़ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम खुद स्टेबल नहीं है तो कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं मिलेगा। तो ये बन जाएंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, और ये यहां पे जाके हथियार डाल देंगे, विल सिंपली गिव अप। ठीक है, और फिर डिकंस्ट्रक्शन आके जवाब देगा, लेकिन वो भी घुमा फिरा के गिव अप ही करेगा। डिकंस्ट्रक्शन बोलेगा फिर मीनिंग ज्यादा ढूंढो मत, आसपास ढूंढो, दूर मत जाओ। ठीक है, क्लियर? लेट्स गो फॉर इट। चलो, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर अभी करेंगे डिकंस्ट्रक्शन में, फिर भी आपने पूछा यहां तो मैं बता देता हूं। चलो दिमाग लगाओ सभी। टेल मी दिस थिंग, ऐसा क्या किया जाए कि सिग्निफायर के होते हुए मीनिंग परमानेंट हो जाए? रियलिटी इज ऑल्सो सोशल आइडिया। It changes, and if it changes, this changes. वो डेड है, वो तो वर्ड्स है। ठीक है, इस पेन को आज से मैं रॉकेट बोलूं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? रॉकेट बोल देंगे, काम तो वही करेगा ना जो करेगा। तो नाम इसका पेन है या रॉकेट है, इट इज डेड। ठीक है, दे आर जस्ट साइन। सिग्निफायर जो है यूज, ये इसको चेंज करता है, सिग्निफायर को, मीनिंग को। इट इज अ क्लासरूम, इट इज इंपॉर्टेंट। But if I'm chopping vegetable, the scenario is my kitchen, it is not useful. ये हमें परमानेंट चाहिए, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये हमेशा परमानेंट रहे? एक सेंटर चाहिए, सेंटर ऑफ मीनिंग। What if we just control signifier? अगर सिग्निफायर कंट्रोल कर दें, which is not possible. Derrida came with this idea that if in case, ये हाइपोथेटिकल है, उसने कहा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सिग्निफायर और जो गिवन मीनिंग है सिग्निफाइड, ये साइन के साथ एक ही बैलेंस में चेंज हो, एक बैलेंस में ही घूमे। हिंदी में तू डाल डाल में पात पात, तुम भी मैं भी, प्रपोर्शन बना रहे, तुम इतना तो मैं भी इतना। तो अगर प्रपोर्शन बना रहे तो मीनिंग फिर सेम हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज हो ही नहीं रहे। वो कह रहा है जो चेंज हो रहा है सब बराबर हो, होल्ड कर दो सबको। एक चीज चेंज होगी तो बाकी को चेंज होना पड़ेगा, लेकिन अगर बाकी बराबर बराबर चेंज हो एक साथ, कोई चीज आपके हाथ में है, वो हिल रही हो, गिर रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो? उसके हाथ भी उसके साथ ऐसे घुमाते हो। बैट वैट रखा हो आपने, क्या करो बॉयज ऐसे बैट रख के करते हैं, तो क्यों आप ऐसे खड़े रहोगे, बैट रखो गिर जाएगा, तो आप क्या करते हो? बैट रख के आप हाथ अपने साथ साथ। तो अगर आप अपना सिग्निफायर भी साथ साथ एडजस्ट करो तो काफी हद तक मीनिंग होल्ड हो जाएगा। तो वो कहता है ये हाइपोथेटिकल है कि हम एक बैलेंस बना दें कि जो भी चेंज हो वो प्रोपोर्शनल हो, इस तरीके से चेंज हो सिग्निफायर सिग्निफाइड हमेशा एक ही मीनिंग दे। उसे बोलता है ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर। ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर
फिलोसफी है ये। वो कहता है या तो सिर्फ अल्टीमेट गॉड जिसने दुनिया ने सब बना दी, या तो वही अल्टीमेट मीनिंग देगा, या फिर मीनिंग पॉसिबल नहीं है। एंड हियर ही टेक्स रेफरेंस ऑफ प्लेटो। यहाँ पे बोलता है कि प्लेटो ने सही कहा था, वी आर ऑल बेस्ड ऑन लिविंग लाइफ बेस्ड ऑन इमिटेशन, नथिंग इज रियल एट ऑल। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लिया। दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, डेरिडा में दोबारा बताऊंगा। प्लीज राइट डाउन 2-3 लाइन्स अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। फर्स्ट लिखो, लेट मी गिव यू अ गुड डेफिनेशन। लिखो, structuralism is the study of underlying structure of a text, and focuses on language systems, patterns, signs, codes, in reference of language system, structures, code, sign, in reference of culture। बस यहीं पे फंस जाएंगे, in reference of culture। देखो ध्यान से देखो, हम टेक्स्ट में अभी तक क्या कर रहे हैं, मीनिंग ढूंढ रहे हैं। और मीनिंग हम क्यों ढूंढ रहे हैं, व्हाई वी आर लुकिंग फॉर मीनिंग? बिकॉज वी सेड राइटर राइट्स टू कन्वे, reader tries to get it, writer is not able to give his 100% meaning, reader is not able to get his 100% meaning, then what is the value of literary text? फिर हम पढ़ी क्यों रहे हैं? राइटर अपनी बात कह नहीं सकता, हम उसकी बात समझेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बेस्ट मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग के पीछे बढ़ गए। सीधी सी बात है ना, तुमने टेस्ट ऑफ द अर्बलवाइल्स लिखा, पढ़ा, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी थॉमस हार्डी कुड नॉट राइट समथिंग दैट ही एक्चुअली वांटेड टू राइट, एंड एवरी रीडर is reading something which is his own interpretation, not writer's interpretation. एक सॉन्ग था, तुमने जो ना कहा मैंने सुन लिया, इसको थ्योरी में अप्लाई करो। तूने जो ना कहा मैंने सुन लिया, ठीक है, सुन लिया, गाना अच्छा है, हाउ फार यू कैन ट्रस्ट इट? राइटर ने कुछ कहा ही नहीं, रीडर कह में तो पढ़ लिया, हाउ फार यू कैन ट्रस्ट इट? इमोशनली इट इज फाइन, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी में इट इज फाइन, ओके आई फेल्ट योर हार्ट, बट हाउ फार यू आर 100% श्योर कि तूने जो ना कहा वो मैंने सही में सुन लिया, वही चीज सुन ली? ये तो तेरे ऊपर है ना, तूने क्या सुना। मैं ऐसे चुप बैठा रहूं तो तुम बोलोगे अरे सर आपने जो नहीं पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया। आप बोलो सर हमें पता था नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ाने वाले, नहीं ना। तो यहां पे रीडर का अपना इंटरप्रिटेशन है। जैसे अभी तुम चुप रहना, ठीक है, 1 मिनट के लिए। अब मैं बोलता हूं आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा साइलेंस मुझे समझ में आ रहा है, तुम सब चाह रहे हो कि कंट्रीब्यूट करके सर को एक सुपर बाइक दिलाते हैं, मैंने सुन लिया, तो मैं तो मेरे फायदे की बात सुनूंगा ना। मगर मुझे पता तुम चुप क्यों, तुम्हारे मन में आ रहा है कि सर गला खराब हो कितना पढ़ा रहे हैं, क्यों ना एक सर को सुपर बाइक दिला दी जाए 10-12 लाख की, कंट्रीब्यूट करे, भले तुमने ना सोचाओ। तो ये तो रीडर का इंटरप्रिटेशन है, तो रीडर तो कुछ भी सोच सकता है। तो पॉइंट इज राइटर जो कह रहा है वो कहेगा नहीं, रीडर कुछ भी सोच सकता है, तो मीनिंग कहाँ है? तो ये मीनिंग ढूंढते 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 सेम बात करेंगे। हमें भी साइन पढ़ना पढ़ो, हमें भी सिंबल्स चाहिए पढ़ो, कोई बात नहीं, लैंग्वेज को पढ़ना पढ़ो, लेकिन करते 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 मीनिंग किसको चाहिए? हु इज लुकिंग फॉर मीनिंग? किसको चाहिए मीनिंग? रीडर को या क्रिटिक को, ठीक है। और ये कहां रहता है रीडर?
सपोज करो मीनिंग चाहिए रीडर या क्रिटिक को, वेयर डू दे लिव? सोसाइटी में, डिस्कोर्स में, ठीक है, ऐसे नहीं जहां ऑथर रहता है उसके पड़ोस में। और यहां पे आके स्ट्रक्चरलिज्म वाले ना केवल फालतू की थ्योरी बनाएंगे, फंस भी जाएंगे। क्यों? वाई सोसाइटी? पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रक्चरलिज्म ओपन द फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड मेड इट एंथ्रोपोलॉजिकल। स्ट्रक्चरलिज्म ने बोला कि भाई तुम बार बार कह रहे हो रियल मीनिंग, रियल मीनिंग, मीनिंग कौन लेता है? राइट, रीडर या क्रिटिक? वो कौन है? एक इंसान कहाँ रहता है? समाज में। कल्चर है तो उसके मीनिंग लेने का जो तरीका है, इंटरप्रिटेशन करने का तरीका, वो कहाँ से आता है? सोसाइटी से, कल्चर से। तो यहां पे ये बन जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल। ये समाज में चला जाएगा और यहीं फंस जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म यहां पे फंस गया, यहां जाके फंस जाएगा। देखो गलत नहीं है, बट ये खुद ही फंसेगा, इसीलिए फंस जाएगा। हम मीनिंग 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 कर रहे हैं, कौन समझना चाहता है मीनिंग? किसको मीनिंग चाहिए? राइटर कहां से आता है? सोसाइटी से। रीडर कहां से आता है? सोसाइटी से। तो पहले उनके इंटरप्रिटेशनल अंडरस्टैंडिंग्स, इंटरप्रिटेशनल स्किल्स, उसको तो समझो। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच गैंग्स ऑफ वासेपुर? देखिए ना? तुमने नहीं देखी? जिसने नहीं देखी डू वॉच। तो रामाधार सिंह जब अपने बेटे को पीट रहा होता है, ठीक है, क्या पीट रहा होता है? क्योंकि हम सिनेमा देखने गए थे, कुछ कांड वांड करके आए हैं, ठीक है, जमीन में, तो उसको मार रहा था, उसकी माँ बचा रही होती है। तो वहां पे एक लाइन आती है, समझेगा क्या? समझेगा तो वही ना जो ये है, उसके आगे गाली देता है वो, ठीक है। तो कहता है जो ये है वही ये समझ रहा है। सो रीडर जो है वही तो समझेगा। रीडर्स इंटरप्रिटेशन स्किल्स कम्स फ्रॉम सोसाइटी ओनली। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ मीनिंग। मीनिंग ढूंढने से पहले पैटर्न ऑफ मीनिंग तो देखो। अगर मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड समझ में आता है, तुम्हारा माइंडसेट समझ में आता है, तो मुझे पता है तुम कौन सी भाषा समझोगे। तुमसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो तुम्हें उससे बदतमीजी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज से तुम्हें समझ में आ रहा है ये ऐसे समझेगा। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया। हुआ ये कि इन्होंने मीनिंग ढूंढने के लिए सोसाइटी के चक्कर लगा दिए। गॉट इट? जिसको नहीं समझा बताओ। इट्स ओके, बताओ नहीं समझ में आया तो। अभी तक ये टेक्सचुअल था, हाँ, लेकिन देखो एक सही चीज देखो, अगर मुझे आपको कुछ समझाना है लाइफ के बारे में या करियर के बारे में, तो मैं सिर्फ शब्द बोलता रहूं और सोचता रहूं तुम समझ जाओगे, वो ज़्यादा अच्छा समझाऊंगा, या द वन हु नोज यू थ्रू आउट वो ज़्यादा अच्छा समझाएगा, जो तुम्हें जानता है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारा माइंडसेट, बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग्स, इंटरप्रिटेशंस, स्किल्स, लर्निंग आइडियाज सबको अच्छे से पता होगा। तो अगर मुझे किसी गांव में जाके पढ़ाना है तो मैं गांव के बैकग्राउंड, माइंडसेट को समझूंगा, पैटर्न्स को समझूंगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन इज टोटली बेस्ड ऑन देयर सोशल अंडरस्टैंडिंग्स। तो राइटर जो है वो कहानी कह रहा है, वो भी तो समाज से आता है। इन शॉर्ट मीनिंग समाज में बनती है। नहीं, ये एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ऐसे ही घूमेंगे ना। उन्होंने कहा था राइटर के उसमें मत जाओ, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया। मीनिंग आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आएगा, वो जो भी सानवी ने बोला है वही चीज। अब वो मीनिंग, भाई एक बात हो, हम मीनिंग क्यों ढूंढ रहे हैं, किसको ज्यादा समझना है? हम ये तो बात कर रहे हैं रीडर को मीनिंग कैसे मिलेगा। मीनिंग होता क्या है? समथिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट यू फाइंड इट। सोशल कल्चर थोड़ी, हाँ, अभी ये लोग यही बात करेंगे। अभी ये क्या करेंगे? मिथ, मिथीन्स, इनकी बातचीत करेंगे, साइन वर्सेस सिंबल की बातचीत करेंगे, बाइनरी अपोजिशन की बात करेंगे। तो ये इन लोगों ने क्या किया, सीधी सी बात बोली कि कोई भी मीनिंग जो है या कुछ भी है,
है तो उसका सोशल एग्जिस्टेंस। समाज नहीं होगा तो समाज की मीनिंग कहां से समझ में आएगी? रात में घूमने वाले को क्या बोलते हैं? जो तुम हॉस्टल वॉस्टल में रहते हो 12 बजे से घूमते रहते हो बाहर, क्या बोलते हैं? नाइट वॉकर। हिंदी में निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, रात्रि के समय बाहर चलने वाला निशाचर है। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? 12 बजे कौन घूमता बाहर? एक दो, बहुत से ऐसे लोग जो हार्ड वर्किंग है, ओवर टाइम होती है, इनकी ड्यूटीज, नाइट ड्यूटीज होती हैं। तो अगर हमको बोले भाई तू निशाचर है, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे? क्योंकि निशाचर वर्ड का सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल इंटरप्रिटेशन बैड है। रामायण वामायण में पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा निशाचर का वध कर दो। अरे रात में चलने वाले का क्यों वध कर दो? क्योंकि उस वक्त अंधेरा, नाइट। देख क्या होता था, वाई पीपल यूज्ड टू से लड़कियों को कि अंधेरे में बाहर मत जाओ। उन्हें लड़कियों से थोड़ी कि बाहर जाके अंधेरे में कुछ इन्वेंशन हो जाएगा नया। पहले जंगल थे आसपास, पुराने समय की बात करो ना, 5000 साल पहले। तो भाई आप अंधेरे में बाहर जा रहे हो तो यू बिकम अ प्रे, इजी प्रे फॉर एनीबडी, समबडी विद बैड इंटेंशंस, और फॉर जानवर। जानवर भी तो रात को शिकार करते हैं ना। तो हर आदमी अपने बच्चों को, महिलाओं को, सबको बोलता था कि यार रात को दूर मत जाओ, रात को बाहर मत जाओ। इट कन्वेंशनली गॉट इनटू आवर कल्चर। तो मीनिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ कल्चरल कंस्ट्रक्ट। इसलिए आज रात को बाहर घूमोगे आपका कैरेक्टर खराब है। मैं कोविड में मैंने बताया था आपको क्या हुआ था। कोविड में मेरे घर में सब 8:30-9 बजे लाइट बंद कर देते हैं खाना खा के। अब दिल्ली में रहने के बाद काय का 9 बजे तक तो पता ही चलता 9 बज गए। और आदत भी नहीं थी 12 बजे से पहले सोने की। मुझे पता मैंने कैसे दिन निकाला है। 9 बजे मेरे पापा टीवी बंद कर देते हैं। शरीफ लोग 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखते। हमें पापा कैसे समझा, पापा बिंज वॉच सुबह 5 बजे तक देखता हूं। चलो टीवी बंद हो गया, अब क्या करूं? अब फोन लेके अगर छत पे घूमूं तो भी पापा आधे घंटे बजे, ये 10 बजे तक घूम रहा है छत पे, लड़का किसी चक्कर में पड़ गया। अरे 2-4 दिन तो झगड़े हुए मेरे यहाँ। एक दिन तो गुस्से में गाड़ी में बैठा, मैं कहा जा रहा हूँ इसलिए तो कोविड हो जाए। और मैं समझा रहा हूँ पापा को एज ए टीचर, पापा वहां आदत है हमें 12 बजे तक जगने की, 10 बजे तक हम बाहर घूमते हैं। वो समझ ही नहीं रहे। अभी भी ये कि यहाँ होते तो हमारे घर में 9 बजे कर्फ्यू लग जाता है। अगर 9-9:30 तक मैं ना हो ना कहीं तो पापा लगता है मैं किडनैप हो गया। क्योंकि वो कल्चरल प्रैक्टिस वहां क्या है कि सच में अगर मैं फोन लेके 10 बजे गली में घूमूंगा ना ऐसे, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस की आंटियां वांटियां कुछ और कहानी बन जाएगी। अब वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट वहां और यहां में फर्क है। तो हर मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और वो कॉन्टेक्स्ट जो है आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्स्ट से मीनिंग निकाल के सीधा सोसाइटी में डाल दिया। क्लियर? अब समझ में आ गया टेक्स्ट का मीनिंग क्या है? बेस्ड ऑन सोसाइटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है, सोसाइटी क्या बोल रही है। गिव मी अ वर्ड जिसका सोशली बहुत अच्छा मीनिंग है, कोई भी। स्वयंवर। स्वयंवर, स्वयंवर को आप कितनी जगह यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से, या मोस्टली एक ही मीनिंग है? बस हाँ, मोस्टली एक ही मीनिंग है, क्योंकि उसको एक डिवाइन तरीके से आपने कर दिया। डिवाइन तरीके से कर दिया ना कि ये बहुत एंड इट्स रिलेटेड टू मैरिज। आप ये बोलते हो मैं मॉल जा रहा हूँ, टी शर्ट्स का स्वयंवर है, मैं चूज करूंगा उनमें से एक। नहीं बोलते ना कि जूते लेने जा रहा हूँ, सैंडल्स लेने जा रहा हूँ, 50 सैंडल्स में से एक पिक करना है, तो सैंडल्स का स्वयंवर है। यू डोंट यूज दैट वर्ड। सो सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मेनी मीनिंग्स वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। इसको आप ऐसे लिख लो, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सामाजिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे मीनिंग पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं। ठीक है? जो ही समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? जो ही सोच रही किसने इंग्लिश लिटरेचर दिलवाया मुझे। चलो लेट्स गो फॉर राइटर्स। पहले राइटर्स लिख लो, फिर इनके कॉन्सेप्ट देखेंगे। द फर्स्ट फेमस वन, ये कर लिया ना?
नॉर्मली ही इज कॉल्ड रोलां बार, आप इसको रोलैंड बार्स करना है वैसे कर लो, नॉर्मली रोलां बोलते हैं, रोलैंड नहीं बोलते हैं। 1915 1980 क्रॉनिकल इनकी बुक्स आती हैं। His books are as chronological orders 1915 to 1980. First famous work, Writing Degree Zero. First book, Writing Degree Zero. Writing Degree Zero. 1953. Writing Degree Zero. 1953. माइथोलॉजीज, माइथोलॉजीज में हमें मिथ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। माइथोलॉजीज, हाँ दैट्स द नेक्स्ट बुक, माइथोलॉजीज 1957। मल्टीपल ऑर्डर्स क्वेश्चन आ चुके हैं इनके, तो डोंट फॉरगेट दिस। थर्ड, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी 1965, 1965, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी। नेक्स्ट एस जेड, नेक्स्ट बुक का नाम है एस जेड, ये ऑनोडी बालजैक की स्टोरी रीडिंग है, सैरासन। एस जेड 1970, 1970। नेक्स्ट बुक द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1973। Next, image, music, text. Sorry for my throat. Pleasure of the text 1973. Next is image, music, text. पानी मंगाता हूँ पहले इनसे। Image, music, text. इमेज म्यूजिक टेक्स्ट का जो ईयर है दैट इज 1977, 1977। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट राइटर, एक बार राइटर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, फिर हम टर्म्स पे जाएंगे वन बाय वन। नेक्स्ट राइटर ज़ेविटिन टोडोरोव, प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल वाला। Next writer, (1939 2017). बाख्तिन का कॉन्सेप्ट फॉर्मलिज्म के अंदर नहीं लेंगे हम, बाख्तिन को अलग से लेंगे, कार्निवलस डायलॉजिज्म और मोनोलॉजिज्म जब हम डायरेक्टोलॉजी पे दोबारा डिस्कस करेंगे ना। देखो व्लादिमीर प्रॉप मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरलिज्म का भी पार्ट है और प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल वाले भी इसमें पार्ट है, तो यहाँ पे आएगा जब हम नैरेटोलॉजी की प्रॉपर बात करेंगे ना, एजी ग्रिमस वगैरह वहाँ प्रॉपर आएगा, वो एक साथ आ जाएंगे इसमें। बाख्तिन प्राइमरली स्ट्रक्चरलिज्म का राइटर है, ठीक है, लिखो इसमें। 1939 to 2017, famous work, Introduction to Poetics. Introduction to Poetics, 1968. Introduction to Poetics, 1968. इसको बॉटल को भर दो, खाली है। Introduction to Poetics, 1968. दूसरी बुक है, सेकेंड बुक The Fantastic. The Fantastic. The Fantastic. That is 1970. Next लिखो। Gerard, next writer, Gerard Zenit. इनके राइटर्स के नाम मैच द फॉलोइंग, ये सब PYQs में है। स्ट्रक्चरलिज्म थोड़ा बड़ा है।
1930 2018. Gerard Janet. Famous work, narrative discourse. Narrative discourse. हाँ जी. नाइनटीन 1972. Next work, figures 1, 2, 3. Figures 1, 2, 3. 1970 to 1972. इनकी दो थ्योरीज हमें देखनी है. ट्रांसटेक्चुअलिटी, फोकलाइजेशन. देखो ये दिस मैन इज इंपॉर्टेंट फॉर मोस्टली मैच द फॉलोइंग, बट इसे नैरेटोलॉजी का फादर भी कहा जाता है. बहुत अच्छा राइटर है ये. हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया ना. सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक नैरेटोलॉजिस्ट है ये. उसको भी कहा जाता है. हाँ, बहुत अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं. थ्योरिस्ट में ही है ना. जैसे इसने क्या, देखो इसमें लिखना चाहो तो ऐसे लिखो. इज द मोस्ट सिस्टमेटिक narratologist, is the most systematic narratologist in French formalism and structuralism. Is the most systematic narratologist in French formalism and structuralism. In French formalism and structuralism. इनके दो कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं. ट्रांसटेक्चुअलिटी एंड फोकलाइजेशन. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट राइटर, अभी राइटर हैं 4-5. क्लॉड लेवी स्ट्रॉस. एक बुक बहुत फेमस है, वन बुक मल्टीपल क्वेश्चंस. Famous work, Structural Anthropology, 1958. Famous work, Structural Anthropology. इन्होंने इसमें बाइनरी अपोजिशन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. Structural Anthropology बहुत फेमस वर्क है. मल्टीपल क्वेश्चंस, इसको रट्टा मार देना एज इट इज. Structural Anthropology, 1958. बुक, मैच द फॉलोइंग, डेट, टाइमिंग्स या इसके कॉन्सेप्ट बाइनरी अपोजिशन कई बार आए हैं. Next book, The Raw and the Cooked. Next book, same writer, The Raw and the Cooked. (1964). Next one, A.J. Grimes. Next writer. Father of semantic. नहीं, his father. Theory. Semantic narratology. इन्होंने सेमियोटिक ग्रामर पे काम किया हुआ था. सेमेंटिक नैरेटोलॉजी एंड सेमियोटिक ग्रामर, दो कॉन्सेप्ट इनके बहुत अच्छे हैं. हालांकि इतना डेप्थ में नहीं जाना होगा हमें. सेमेटिक ग्रामर, सेमियोटिक ग्रामर. नेक्स्ट, इनकी फेमस बुक का नाम भी लिख लेना. कर लिया. These are the concepts given by him. Famous book, Structural Semantics. 1966. Structural Semantics. 1966.
Structural Semantics, 1966. Second book, On Meaning, 1970s-80s. 1970s-80s. ऐसे कलेक्शन है. पॉइंट टू बी नोटेड, सेमियोटिक ग्रामर पे काम किया इन्होंने. तो अगर कहीं अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो रिमेंबर दिस थिंग, सेमेंटिक स्ट्रक्चर के साथ साथ सेमियोटिक ग्रामर. सेमेंटिक नैरेटोलॉजी तो है ही है, सेमियोटिक ग्रामर, तो ये रिलेट कर लेना. नेक्स्ट, जूलिया क्रिस्टेवा. (1941) जिंदा है अभी. हर किसी को मत मारो. (1941) जिंदा है, शी इज अलाइव. फेमस वर्क्स, फेमस वर्क लिखो. रिवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज, रिवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज, 1974. रिवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज, 1974. सेकेंड बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, डिजायर इन लैंग्वेज, 1980. डिजायर इन लैंग्वेज, 1980. Desire on in language, 1980. These are your main writers. बाकी एक तो छोटे मोटे राइटर हम छोड़ रहे हैं, माइकल रफ्तारी वगैरह, वो नहीं करेंगे. अब इसमें लिखो नेक्स्ट राइटर मिखाइल बाख्तिन. टोडरो हो गया, ग्रिमस हो गया, बार्स हो गया. हाँ, बाख्तिन. (1895, 1975). This man is repeatedly asked in exam. Almost all his concepts have been asked. Almost हर concept पे question है. He is a Russian writer who contributed in Russian formalism and structuralism. This man contributed, basically from Russia, contributed in Russian formalism. Actually, Russian formalism got developed again by 1960s and 70s. मैंने आपको बताया था ना कि बाद में ये और डेवलप हुआ था, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है. 1960s 70s में रशियन फॉर्मलिज्म का एक नया ग्रुप बना था, टार्टू मारू स्कूल. फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन रीड इफ यू वांट, बट नो नीड फॉर एग्जाम पर्पज. टार्टू मारू स्कूल, सो ही वाज देयर कंट्रीब्यूटिंग. मतलब हमने रशियन फॉर्मलिज्म को मर्ज करवा दिया क्योंकि वो जो भाग के आ गए थे, पर जो कुछ पहले रशिया में थे वो कंटिन्यूएशन चलते रहे. ओपोजेस वाले आगे जाके बन गए टार्टू मारू स्कूल. बाख्तिन इज कनेक्टेड टू टार्टू मारू स्कूल, एडवांस लेवल ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म. बट हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, ओनली बाख्तिन को चेक करना है. बाख्तिन हैज गिवन नॉवेल थ्योरी ऑफ नॉवेल. नॉवेल थ्योरी दी है. मेजर आइडियाज, हेट्रोग्लोशिया वगैरह, बहुत कॉन्सेप्ट इनके. ये सब पेपर में है, सबका सब पेपर पे ही है. यस, हाँ, क्रोनोटॉप भी है. क्रोनोटॉप, हेट्रोग्लोशिया, इनके बहुत सारे टर्म्स हैं. अभी जब सिस्टमेटिकली करवाऊंगा ना
तो सारे करेंगे. सॉरी, रशियन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म. क्रोनोटॉप भी आपके लास्ट टफ एग्जाम में था. ये सब टर्म्स है. बाख्तिन के बिना तो एग्जाम जाना ही नहीं है. बाख्तिन, रोलैंड बार्थ, क्रिस्टेवा, सॉशर, डेरिडा, इनके बिना तो एग्जाम का मतलब नहीं है. आई रिचर्ड्स. क्या चीज? वैसे तो लिंग्विस्टिक फॉर्म है. ग्लोसिया मीन्स लैंग्वेज. आइडियोग्लोसिया, हेट्रोग्लोसिया. चलो एक छोटे से क्लिक बनाते हैं इसके. So write down these terminologies. Mikhail Bakhtin's concept of heteroglossia, chronotope, novel theory, monologism, dialogism, polyphony, and carnivalesque. And remember this thing, then Bakhtin was the member of advanced level of Russian formalism, Tartu-Maro school. (1895, 1975). (1895, 1975). Let's go for famous works. Problems of famous books. Famous books by Bakhtin. Problems of Dostoevsky's Poetics. Problems of Dostoevsky's Poetics. Problems of Dostoevsky. Problems of Dostoevsky's Poetics. 1963. That's the most important book. Maximum terms, monologism, dialogism, polyphony, सब यही मिलेगा. हेट्रोग्लोसिया वगैरह इस एक बुक में. सी फर्स्ट पब्लिकेशन 1929 है, फाइनल 1963. दोनों लिख लो आप. फर्स्ट पब्लिकेशन 1929, रिवाइज्ड वर्जन 1963. दूसरा वर्क Rabelais and his world. Rabelais and his world. Second book. Rabelais and his world. Rabelais and his world. इसमें है कार्निवलेस्क टर्म. करवाऊंगा, डोंट वरी. एक एक बुक करेंगे. अभी तो ना देखो, कई बार क्या होता है, यू नो द कॉन्सेप्ट्स. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको थ्योरी समझ में आ गई, लेकिन एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ गए क्रोनोलॉजी वाले, तो कॉन्सेप्ट धरे रह जाएंगे. राइटर्स मैच नहीं हो रहे या राइटर्स की बुक्स मैच नहीं, तो चले जाओगे. इसलिए मैंने अपना अप्रोच चेंज किया. आपके सीनियर्स भी देख रहे हैं ना वीडियोस, उनके पास भी जा रही होंगी, उनको भी दिख रहा है कि मैं पहले सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर देता था लास्ट तक कि देखो ये है, सीधा टर्म टर्म टर्म. उसके बाद हम बुक्स वगैरह लिखवा देते थे, प्रिंट वगैरह दे देते थे. अभी मैं हाथों हाथ क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप अपनी ही नोटबुक उठाओ घर जाके, तो सिर्फ यही पढ़ो और यहीं से सब चीज़ें लाइन से समझ में आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट लिखो द डायलॉजिक इमेजिनेशन. नेक्स्ट बुक द डायलॉजिक इमेजिनेशन, ऐसे कलेक्शन 1975. डायलॉजिक इमेजिनेशन 1975. डायलॉजिक इमेजिनेशन से पहले रेबेलाइज एंड हिज वर्ल्ड 1965 है.
रेबेलाइज एंड इज वर्ल्ड 1965. दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है. वन मोर वर्क. देयर आर मेनी अदर वर्क्स, वी हैव टू राइट वन मोर. मार्क्सिज्म एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज. Marxism and philosophy of language. Marxism and philosophy of language. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, वो जो मार्क्सिज्म वाला हमने लिख लिया, फिलोसफर मार्क्सिस्ट फिलोसफी. Marxism and the philosophy of language 1929. There is a doubt whether he has written it or not. ठीक है. Next writer. Louis Althusser, Marxist structuralist. Louis Althusser, 1918-1990. Louis Althusser. Basically Marxist critic है, but is the part of structuralism also. So Marxist structuralist critic. Marxist structuralist critic. लिखो. His famous work, Ideology and Ideological State. Ideology and Ideological State. Ideology and Ideological State. Apparatus. Apparatuses. S single कर देना. Ideology, Ideological State, Apparatus. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच का. आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल स्टेट, एपरेटस. टाइमिंग 1970. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. 3 क्वेश्चंस तो आ चुके हैं पेपर में. ISA, RSA, इंटरपेलेशन. तीन टर्मिनोलॉजी एक ही बुक से है. जस्ट वन बुक, 3 टर्म्स, तीनों PYQs है. जो थ्योरीज ये पढ़ाते नहीं है ना कॉलेज में, वो पूछते हैं. ये काफी डिटेल में सारी चीजें. दूसरा लिखो. His famous work, Essays in Self-Criticism. Essays in Self-Criticism. Essays in Self-Criticism. Self-Criticism. Essays in Self-Criticism. 1976. Only title. एक इनका फेमस वर्क है फॉर मार्क्सिस्ट पर्पसेस, नॉट फॉर थ्योरी. रीडिंग कैपिटल. फेमस बुक रीडिंग कैपिटल. इट इज अ स्टडी ऑफ कार्ल मार्क्स. It is a study of Karl Marx, Das Kapital. Das Kapital was a book by Karl Marx, 1867. मार्क्स पढ़ा किसी ने? क्या बोलता है कार्ल मार्क्स?
And we are divided in class system and rules, regulations, religion is different for different people. हर चीज़ जो है वो पैसे के बेस पे है. हाँ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इफ़ यू स्टडी एनीथिंग फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, तो आप हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग जज करोगे, किसके पास है किसके पास नहीं है. ठीक है. नाउ वी गो फॉर द थ्योरीज. पंद्रह 10 मिनट मैक्स. 10 का तुम 20 कर देते हो वैसे. 10 से 15 मिनट, 7:30 8 तक कंटिन्यू कर सकते हैं. वी कैन वाइंड अप होपफुली. मुझे लगता नहीं वाइंड अप होगा, लेकिन अगर समझ आता गया और आप हाँ में हाँ करते गए तो हो सकता है, नहीं तो मुझे लगता नहीं होगा. ऑलमोस्ट कई राइटर्स की 5-5 6-6 टर्म्स है, बट स्टिल लेट्स सी. आओ फिर 10-15 मिनट में आओ.